हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बर्नार्ड वेरेनियस का भूगोल में क्या योगदान था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बर्नार्ड वेरेनियस का जीवन काल 1622 से 1650 ईस्वी तक था। इन्हें जर्मन भूगोलवेता कहा जाता था। ये न केवल 17वीं शताब्दी के बल्कि मध्यकालीन अवधि के भी एक सर्वश्रेष्ठ भूगोलवेता माने जाते थे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे और सर्वश्रेष्ठ भूगोलवेता थे। वारेनियस ने 1649 ईस्वी में डिस्क्रिप्शन रैग्नी जापोनिय एट सियाम शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। ये नाम देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये नाम जो है ये जर्मन भाषा में है, लेकिन बहुत इजी है। इसको हम सामान्य लैंग्वेज में बोल सकते हैं जापान और थाईलैंड का भौगोलिक वर्णन। तो वारेनियस ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने जापान और थाईलैंड का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया था। जापोनीय मतलब जापान और श्याम को उन्होंने थाईलैंड का है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना, तो उन्होंने जापान और श्याम, ये श्याम का मतलब थाईलैंड है, जापान और श्याम के भौगोलिक वर्णन से संबंधित उन्होंने एक पुस्तक जो है वो प्रकाशित की। आप 2-4 बार इस नाम को बोलेंगे तो आपको ये नाम बहुत इजीली याद हो जाएगा। इस पुस्तक को उन्होंने 5 भागों में बांटा था। 5 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला भाग में उन्होंने जापान का वर्णन किया। दूसरे भाग में उन्होंने थाईलैंड का वर्णन किया। ये जो थाईलैंड का जो वर्णन था, जो श्याम का वर्णन था, ये पहले से ही साओतेन के द्वारा लिखा गया था, लेकिन उन्होंने उसके वर्णन का लैटिन भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। मतलब थाईलैंड का जो वर्णन था वो पहले किसका लिखा हुआ था? साओतेन, और इन्होंने उसका सिर्फ लैटिन भाषा में अनुवाद किया था और उसको अपनी इस पुस्तक में शामिल किया था। तीसरा, जापान के धर्मों पर उन्होंने निबंध लिखे, ठीक है। इसके अलावा सरकार पर उन्होंने संक्षिप्त निबंध लिखे। और एक ये है अफ्रीका में उन्होंने धर्म पर जो लिखे हुए लेख थे उनको शामिल किया। जो धर्म के ऊपर जो लिखे हुए लेख थे वो किसके लिखे हुए थे? लियो अफ्रीकस द्वारा लिखे हुए थे। बहुत आसान है ये, देखो 2 तो हैं वो जापान से रिलेटेड है, जापान का वर्णन और जापान के धर्मों पर निबंध, बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड है थाईलैंड का वर्णन है, जो साओतेन के द्वारा लिखा हुआ था, उसका उन्होंने लैटिन भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। साओतेन ने थाईलैंड का वर्णन किया था, उसका वारेनियस ने लैटिन में अनुवाद किया। और अफ्रीका में धर्म के ऊपर जो लिखे हुए लेख थे लियो अफ्रीकन्स के, उनको भी उन्होंने अपनी पुस्तक में शामिल किया। इसके अलावा सरकार पर लिखे हुए निबंध थे। आप 3-4 बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 जापान से रिलेटेड है, जापान का वर्णन और जापान के धर्मों पर निबंध। एक है थाईलैंड का वर्णन, थाईलैंड में जो वर्णन था वो किसका लिखा हुआ था? साओतेन का, उसका उन्होंने लैटिन भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा अफ्रीका में धर्म पर निबंध लिखे गए थे लियो अफ्रीकन्स, उसका उन्होंने अपने उस बुक में शामिल किया। इसके अलावा कुछ निबंध सरकार पर लिखे हुए थे। इसके बाद वारेनियस ने 1650 में अपनी एक अन्य पुस्तक प्रकाशित की, जोग्राफिया जनरलिस। जो पहली वाली पुस्तक थी वारेनियस की, वो उन्होंने 1649 में प्रकाशित की थी, और जो दूसरी पुस्तक है वो उन्होंने 1650 में की थी। दोनों याद रह जाएगा, दोनों लाइन वाइज है। एक 1649 में जो कि जापान और थाईलैंड के बारे में थी, और जो दूसरी पुस्तक है वो जोग्राफिया जनरलिस थी, जो 1650 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित की थी। अब इस बुक में उन्होंने क्या बताया? वारेनियस ने ज्योग्राफिया जनरलिस बुक की, वह पहला भूगोलवेता था जिसने भूगोल को सामान्य व विशेष अर्थात क्षेत्र वर्णन में विभक्त किया। इसका मतलब ये है कि वारेनियस ने अपनी बुक के अंदर, इस ज्योग्राफिया जनरलिस बुक के अंदर, भूगोल को 2 भागों में बांटा। एक भूगोल था सामान्य भूगोल और दूसरा था विशिष्ट भूगोल, ठीक है। वारेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया जनरलिस में भूगोल को 2 भागों में बांटा। पहला सामान्य भूगोल और दूसरा विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। विशिष्ट भूगोल का मतलब होता है क्षेत्र वर्णनी भूगोल।
आगे आ रहा है, इन्होंने अपनी पुस्तक को 2 खंडों में विभक्त किया। पहला सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल का मतलब होता है विश्व का भूगोल, और विशिष्ट भूगोल का अर्थ होता है क्षेत्र वर्णनी भूगोल। तो उन्होंने अपनी भूगोल को 2 भागों में बांटा, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। तो ये बहुत आसान है। देखो फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, याद हो जाएगा साथ के साथ कि जो वारेनियस थे जर्मन भूगोलवेता थे, 17वीं शताब्दी के बहुत अच्छे भूगोलवेता थी, और साथ ही उनको मध्यकालीन जो अवधि थी उनका भी उनको सर्वश्रेष्ठ भूगोलवेता माना जाता है। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक 1649 में और एक 1650 में। 1649 में उन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने जापान और थाईलैंड का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया था, ठीक है, और उस बुक को उन्होंने 5 भागों में बांटा था। एग्जाम में आ सकता है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इस बुक को कितने भागों में बांटा गया था। इसके अलावा जो अब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके अंदर हमें ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया था। पहला जापान का वर्णन, फिर जापान के धर्म का वर्णन, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इनको हम साथ लिख सकते हैं। इसके अलावा एक उसमें थाईलैंड का वर्णन था जो साओतेन के द्वारा लिखा गया था, उसका उन्होंने लैटिन भाषा में अनुवाद किया। अफ्रीका में जो धर्म पर जो निबंध लिखे गए थे, लेख लिखे गए थे, किसने लिखे थे वो, लियो अफ्रीकन्स, उनको भी उन्होंने अपने इसमें शामिल किया। और सबसे लास्ट सरकार पर संक्षिप्त निबंध, ये 5 चीजें जो थी ये उन्होंने अपनी पहली बुक के अंदर जो जापान और थाईलैंड का भौगोलिक वर्णन था उसके अंदर उन्होंने इस चीज को शामिल किया। इसके अलावा फिर वारेनियस ने 1650 में दूसरी बुक लिखी ज्योग्राफिया जनरलिस, और उसके अंदर उन्होंने भूगोल को ही 2 भागों में बांटा, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल को विश्व भूगोल भी कहते हैं और विशिष्ट भूगोल को क्षेत्र वर्णनी भूगोल भी कहते हैं। आगे आता है कि वारेनियस ने अपने सामान्य भूगोल जो कि उसका प्रथम खंड था, उनकी बुक थी ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट, को 2 भागों में डिवाइड किया, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। अब सामान्य भूगोल के भी उन्होंने 3 उप विभाग किए हैं, ठीक है। पहला उप विभाग है संपूर्ण या निरपेक्ष। इसके अंदर उन्होंने मतलब पूरी पृथ्वी को भी, पूरे विश्व का वर्णन किया है। तो पूरी पृथ्वी के आकार कैसा है, आकृति कैसी है, इसके अलावा भूमंडल पर जल और थल का वितरण कितना है, मतलब जल कितने प्रतिशत भाग पर है, स्थल कितने प्रतिशत भाग पर है, मैदान कहाँ पर है, कैसे बने हैं, पर्वतों के बारे में, और वायुमंडल संबंधी भौतिक भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया है। बहुत इजी है। जो पहला खंड है सामान्य भूगोल, जिसको हम विश्व भूगोल कहते हैं, इसमें पूरी पृथ्वी के आकार, आकृति, भूमंडल पर जल और स्थल का वितरण, मैदान, पर्वत व वायुमंडल संबंधी भौतिक भूगोल का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे आता है सापेक्ष ग्रह संबंधी। इसमें उन्होंने पृथ्वी के अन्य ग्रहों के साथ क्या संबंध है, नक्षत्र वगैरह से क्या संबंध है, इन सभी का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा सूर्य का विश्व जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी को उन्होंने इसके अंदर शामिल किया है। ग्रह संबंधी है तो ग्रहों मतलब बहुत सारे ग्रह हैं, तो उनका आपस में क्या संबंध है, नक्षत्र वगैरह क्या होते हैं, उनका क्या संबंध है, सूर्य का हमारी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे ग्रह संबंधी। बहुत आसान है। पहला संपूर्ण था कि पृथ्वी की आकृति, आकार वगैरह का, जल स्थल का वितरण, मैदान, पर्वत और वायुमंडल संबंधी। दूसरे के अंदर ग्रहों के साथ संबंध बताए गए हैं कि दूसरे ग्रहों के साथ क्या संबंध है और सूर्य का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक। इसमें विभिन्न स्थानों की एक दूसरे की तुलना में स्थिति का विवरण व नौ संचालन के नियमों का उल्लेख है। आपस में स्थानों की जो है वो तुलना की गई है। तो ये तीनों भाग जो हैं ये किसके हैं, सामान्य भूगोल के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वारेनियस की ज्योग्राफिया जनरलिस का जो दूसरा भाग था, जो प्रादेशिक था, उसका प्रारंभिक भाग ही लिखा जा सका क्योंकि 28 वर्ष की अल्पायु में ही वारेनियस की मृत्यु हो गई। वारेनियस ने अपनी ज्योग्राफिया जनरलिस को 2 भागों में बांटा, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। तो सामान्य भूगोल का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया और उन्होंने 3 प्रकार बताए, 3 उप विभाग किए हैं। लेकिन
जो दूसरा भूगोल था विशिष्ट भूगोल या विशेष भूगोल, उसके बारे में वो बहुत कम ही लिख सकी, उसका ज़्यादा वर्णन वो नहीं कर सकी क्योंकि 18 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि उनका जो क्षेत्र वर्णन जो विशिष्ट भूगोल था उसमें उनकी पर्याप्त रुचि थी। इसके ही अंतर्गत उन्होंने जापान के भूगोल व इतिहास पर कार्य किया था। उन्होंने पहले ही जापान का भूगोल लिखा था, तो वो किसके अंदर आना था? क्षेत्र वर्णन में, क्योंकि वो एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे, जापान के भूगोल का। ठीक है, वो विशिष्ट भूगोल नहीं लिख सके, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि उनकी बहुत अधिक रुचि थी उस क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने जापान की भूगोल व इतिहास पर बहुत अधिक कार्य किया था। वारेनियस पहला विद्वान था जिसने द्विभागीकरण की नींव डाल करके भूगोल को एक विशिष्ट या फिर प्रादेशिक के रूप में खड़ा कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि द्विभागीकरण की नींव किसने रखी थी? तो ये वारेनियस जी थे, उन्होंने ही सबसे पहले द्विभागीकरण की नींव रखी थी। आगे आता है विशेष भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों व प्रदेशों की विशिष्ट स्वरूपों व आकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट भूगोल जो था उसके अंदर विभिन्न जो देश प्रदेश थे उनके स्वरूप और आकृतियों का वर्णन किया जाता था और इसे प्रादेशिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रदेश का अध्ययन हम करते थे। सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम विषय के सामान्य नियम शामिल थे। ठीक है, और वारेनियस ने इस सामान्य का अर्थ क्या लगाया था? व्यवस्थित लगाया था। ठीक है, सामान्य भूगोल में सामान्य नियम शामिल थे और वारेनियस ने इसको क्या कहा था? व्यवस्थित भूगोल भी कहा था। जर्मन भूगोलवेताओं ने उनके सामान्य व विशेष भूगोल को व्यवस्थित व प्रादेशिक में बदल डाला। ठीक है, कुछ तो उन्होंने व्यवस्थित से लगाया ही था सामान्य का अर्थ, तो बाद के जो भूगोलवेता थे उन्होंने उनके जो वर्णन था उसको सामान्य व विशेष की जगह व्यवस्थित व प्रादेशिक में बदल डाला। वारेनियस ने इस बात पर भी जोर दिया कि सामान्य भूगोल जो है वो प्रादेशिक पर आधारित है और जो प्रादेशिक भूगोल है वो सामान्य भूगोल पर आधारित, मतलब दोनों भूगोल जो है वो आपस में अंतर संबंधित है। सामान्य प्रादेशिक भूगोल पर आधारित और प्रादेशिक सामान्य भूगोल पर आधारित है। आगे आता है प्रादेशिक भूगोल का महत्व। उन्होंने बताया कि जो प्रादेशिक भूगोल जो है वो सरकार, प्रशासन और वित्तीय व्यापार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए प्रादेशिक भूगोल का बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने आगे खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया है। खगोल विज्ञान के बारे में जो वारेनियस की धारणा थी वो कोपरनिकस, कोपलर व गैलीलियो से मिलती जुलती थी, क्योंकि वो ब्रह्मांड को सूर्य केंद्रित अवधारणा को मानते थे कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वारेनियस के पूर्व के जो भूगोलवेता थे वो भूकेंद्रित अवधारणा को मानते थे। उनका मानना था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह उनके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वारेनियस क्या मानते थे कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह उनके चक्कर लगा रहे हैं। आगे आता है वारेनियस जी ही वो पहले विद्वान थे जिन्होंने यह घोषित किया कि सबसे अधिक तापमान जो है वो विषुवत पेटी में नहीं बल्कि अयन रेखा मतलब कर्क व मकर रेखाओं के सहारे उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि सबसे अधिक तापमान विषुवत पेटी पर नहीं है बल्कि कहाँ पर है? कर्क व मकर रेखाओं के पास जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर उष्ण मरुस्थल है वहाँ पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। तो ये था वारेनियस जी का योगदान जो बहुत ही आसान था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी और दोनों ही दूसरी पुस्तक जो थी वो उनकी अधूरी भी रह गई थी, जिसमें उन्होंने भूगोल को 2 भागों में बांटा, सामान्य व विशिष्ट भूगोल। वो सामान्य भूगोल का ही अध्ययन कर पाए थे और विशिष्ट भूगोल को वो आगे उनकी रचना नहीं कर पाए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।